नमस्कार, आप स्टूडेंट 4 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में आज 1854 कोरोना मरीज मिले हैं और अब तक 7,75,709 संक्रमित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 63 मरीजों की मौत भी हुई है और अब तक 7,891 मरीजों की कुल मौत हो चुकी है। आज 5,796 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,33,496 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 34,322 है। तो काफी राहत है। मध्य प्रदेश में आज जो मरीज हैं उनकी संख्या कम हुई है। 1,854 मरीज मिले हैं बीते 24 घंटे में। 5,796 मरीज स्वस्थ हुए हैं तो 63 मरीजों की मौत हुई है। इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम शिवराज इस वक्त भेल स्थित कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं। होम आइसोलेशन के कोरोना मरीजों से उन्होंने फोन पर चर्चा की। अधिकारियों के साथ भी सीएम शिवराज ने चर्चा की। भोपाल के सभी एसडीएम कोविड कमांड सेंटर में मौजूद हैं और सभी एसडीएम से उनके क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण को लेकर उन्होंने चर्चा की है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज भेल पहुंचे हैं, जहां पर कोविड कमांड सेंटर में मौजूद हैं। होम आइसोलेशन के कोरोना मरीजों से फोन पर उन्होंने चर्चा की। अधिकारियों के साथ भी सीएम शिवराज ने चर्चा की है। तो भोपाल के सभी एसडीएम कोविड कमांड सेंटर में मौजूद हैं। सभी एसडीएम से उनके क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण को लेकर उन्होंने चर्चा की। तो कोविड कमांड सेंटर में इस वक्त सीएम शिवराज पहुंचे और भेल स्थित ये कोविड कमांड सेंटर है, जहां पर उन्होंने होम आइसोलेशन के कोरोना मरीजों से फोन पर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, उनसे चर्चा की। भोपाल के सभी एसडीएम कोविड कमांड सेंटर में मौजूद हैं और सभी एसडीएम से उनके क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण को लेकर भी चर्चा की है। तो तीसरी लहर के पहले पूरी तरीके से एक्टिव हैं सीएम शिवराज और जिस तरीके से वो बैठकें कर रहे हैं, आज वो कोविड कमांड सेंटर भी पहुंचे। भेल स्थित कोविड कमांड सेंटर में उन्होंने एसडीएम के साथ चर्चा की। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज लगातार तीसरी लहर के पहले जारी चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए लगातार बैठकें ले रहे हैं। आज कोविड कमांड सेंटर में भी पहुंचे हैं एसडीएम भी, सभी एसडीएम उनके साथ मौजूद हैं। यहां पर उन्होंने होम आइसोलेशन के मरीजों से फोन पर चर्चा की और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भोपाल के कोविड कमांड सेंटर में सीएम शिवराज पहुंचे। सत्येंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़े। सत्येंद्र, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख रहे हैं जितने एक्टिव हैं सीएम शिवराज, इसके पहले हमने देखा कि तीसरी लहर की चेतावनी के साथ ही लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। आज कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं, एसडीएम भी मौजूद है। क्या कुछ चर्चा हुई है? जी, आज शिवराज सिंह चौहान सीएम जो है आज शाम देर रात जो इसके स्मार्ट सिटी के जो कोविड कमांड सेंटर वहां पर पहुंचे थे और होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनसे चर्चा की। चर्चा के दौरान जो भी चीजें निकल के आई उनसे जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे, एसडीएम, कलेक्टर, तमाम जो आला अफसर थे, उनके साथ में चर्चा की थी। यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगी मौजूद रहे थे, उनके साथ में ये जो कार्यक्रम किया गया था। उसके बाद ये जो बातचीत की गई थी, होम आइसोलेशन में जो बातचीत हुई थी, उसके बाद
बाद ये अधिकारियों से चर्चा की गई है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो हमें 1 जून को कोरोना कर्फ्यू मुक्त करना है भोपाल को, लिहाजा उसको देखते हुए जितने भी भोपाल में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें और जो कंटेनमेंट जोन है उनको किस तरह से कैसे विस्तार करना है और मरीजों को कम कैसे करना है, इसको लेकर भी चर्चा की गई थी। जी चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। बढ़ते आगे, इंदौर से एक अहम खबर। शहर में यास तूफान का असर दिख रहा है। शहर में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान भी चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन तक शहर में यास तूफान का असर रहेगा। तो आपको बता दें, इंदौर में इस वक्त यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। इंदौर के आसपास भी तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है। तूफान का असर साफ तौर पर इंदौर में नजर आ रहा है और तेज बारिश के साथ आंधी तूफान चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक शहर में इसका असर देखने को मिल सकता है, यानी कि मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त इंदौर से जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी और मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, कितना असर यास तूफान का देखने को मिलेगा और क्या कुछ इस वक्त हालात है इंदौर के? देखिए, इंदौर की अगर बात करें तो पिछले 3 घंटे से लगातार काफी तेज आंधी तूफान यहां पर चल रहा है और बारिश भी काफी तेज हो रही है। पिछले 2 घंटे से काफी तेज बारिश इंदौर शहर में हो रही थी। हालांकि इस तेज रफ्तार से हो रही बारिश की गति जरूर धीमी हुई है, लेकिन लगातार फिर भी बारिश इंदौर शहर में हो रही है। और जिस तरीके से बताया मौसम विभाग ने साफ किया था कि इंदौर शहर में 3 से 4 दिन तक यास तूफान का असर देखने को मिलेगा और अन्य जिलों में भी देखने को मिलेगा। उसी कहते इंदौर शहर में कल की अगर हम बात करें तो कल भी देर शाम को ही मौसम परिवर्तन हुआ था और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान चले थे। कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई थी और इंदौर शहर में आज फिर देर सुबह से ही बादल छाए हुए थे और देर शाम फिर से तेज बारिश और आंधी तूफान चले हैं। और मौसम विभाग के इंदौर से जो वैसे मौसम वैज्ञानिक है उनका साफ तौर पर कहना है कि यह मौसम जो है ये कल तक वैसा ही बना रहेगा। परसों से मौसम साफ जरूर होगा, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों तक हल्के फुल्के बादल जरूर बने रहेंगे। तो यास तूफान का असर जरूर इंदौर शहर और आसपास के जिलों में देखने को मिल रहा है। जी, चलिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, भोपाल से इस वक्त एक अहम खबर। बिजली चोरी की सूचना देने पर इनाम मिलेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। राशि वसूली के बाद सूचना देने वालों को इनाम मिलेगा। बिजली चोरी की जानकारी देने पर 10% इनाम की राशि दी जाएगी। लिखित और फोन पर यह सूचना दी जा सकती है। कॉल सेंटर नंबर 1912 पर इसकी सूचना दी जा सकती है। यूपे ऐप पर भी जानकारी दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां बिजली चोरी की सूचना देने पर अब इनाम मिलेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। राशि वसूली के बाद सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा। बिजली चोरी की जानकारी देने पर 10% इनाम राशि दी जाएगी। लिखित और फोन पर चोरी की सूचना दी जा सकती है। कॉल सेंटर नंबर भी जारी किया गया है। 1912 पर यह सूचना दी जा सकती है और इसके अलावा यूपे ऐप पर भी जानकारी दी जा सकती है। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने इस मामले में एफिडेविट अभियान की भी जानकारी दी। कमलनाथ ने भी कहा है कि वो सच्चाई दिखाते हैं, सवाल उठाते हैं तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में बदनाम हो रहा है। कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह ने पलटवार किया है। तस्वीरें मैहर की है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने विंध्यवासिनी मां शारदा के मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में प्रदेश की जनता सरकार की नहीं बल्कि भगवान के भरोसे है, इसलिए उन्होंने भगवान से जनता के लिए आशीर्वाद मांगा। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में हुई मौतों पर उन्होंने फिर दावा किया कि प्रदेश में करीब 1.5 लाख मौतें हुई हैं, जिसमें से 70 से 80% कोरोना से हुई मौत शामिल है। कमलनाथ ने मांग की है कि सरकार प्रदेश के शमशान और कब्रिस्तानों के रजिस्टर जनता के सामने रखे। उन्होंने कहा कि जब वो सच्चाई दिखाते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जब वो सवाल पूछते हैं तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है।
आज मैं कहता हूं, जो और जानकारी मिली है कि 1.5 लाख लाशें मध्य प्रदेश में शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची है। मैं मानता हूं कि इसका 70-80% कोविड के कारण है। मैं तो सरकार से कह रहा हूं, जो भी शमशान घाट के, जो भी कब्रिस्तान के आंकड़े हैं, रजिस्टर है, आप मध्य प्रदेश की जनता के सामने रख दीजिए। जब मैं ये मांग करता हूं, ये कहते हैं ये देश विरोधी है। कमलनाथ ने कोरोना से मौतों पर एफिडेविट अभियान की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग एफिडेविट भर कर दें जिनके घरों में कोरोना से मौत हुई है। सरकार एफिडेविट के आधार पर मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे। एफिडेविट गलत होने पर कार्रवाई करे। एफिडेविट लिखवाइए। मैं जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, मैं उनसे एफिडेविट लिखवा रहा हूँ। एफिडेविट का ड्राफ्ट मैं भेज रहा हूँ। एफिडेविट दें कि मेरे परिवार के इस सदस्य का की मृत्यु हुई है, और उस एफिडेविट के आधार पर इनको 5 लाख रुपए दिया जाए। अगर ये एफिडेविट गलत हुआ, करिएगा कार्रवाई। कमलनाथ ने कहा कि भारत आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। कोरोना के हालात को लेकर भारत की बदनामी हो रही है। इधर भारत की बदनामी वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। पूरा विश्व भारत की प्रजातंत्र पर हंस रहा है। हम कहते थे भारत, मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम, क्योंकि भारत प्रसिद्ध हो रहा है कोविड से। मैंने नहीं कहा ये कोविड, इंडिया कोविड नाम है, ये तो WHO ने कहा, पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं, और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? कमलनाथ ने एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर मचे घमासान पर ये कहा कि एलोपैथी, आयुर्वेद और योगा को लेकर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद और योगा देश की पुरानी संस्कृति है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। बीजेपी में दमोह उपचुनाव की हार को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने आज दमोह के बीजेपी नेताओं को भोपाल बुलाकर हार के कारणों की समीक्षा की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में करीब 2 घंटे तक हार के कारणों पर मंथन और भीतरघात करने वाले नेताओं को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि दमोह में हार के लिए जिम्मेदार और भीतरघात करने वाले कुछ नेताओं पर बीजेपी कार्रवाई कर सकती है। दमोह में हार की समीक्षा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि हार की समीक्षा की जा चुकी है और उनके नोटिस के जवाब भी मिल चुके। दमोह की समीक्षा लगातार हमने की है और बहुत नीचे तक की है। सारे लोग जो उस काम को देख रहे थे उनके आधार पर सबसे बात करके हुई है। हमने उनको नोटिस भी किया और उसके जवाब मिले, और इसके बाद संगठन अब उस पर जो निर्णय करना है वो सबसे बात होने के बाद निर्णय करेंगे। ग्वालियर में एक बार फिर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठी है। ये मांग हिंदू महासभा ने उठाई है। हिंदू महासभा ने भारत सरकार से मांग की है कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। आज वीर सावरकर की 138वीं जयंती है। इस मौके पर ग्वालियर हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय पर पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि क्रांतिकारी वीर सावरकर को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। महासभा मांग करती है कि सावरकर जी जैसे महान भारत माता के सपूत को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। यही सावरकर जी के प्रति सभी देशवासियों की सच्ची श्रद्धांजलि है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोरोना काल में अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह सेवाएं दे रहे मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टेड रेट पर वेतन दिया जाए। जो एजेंसी ऐसा नहीं करती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंत्री ने ऊर्जा विभाग में काम कर रहे कुशल और अर्धकुशल आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर ही वेतन देने के निर्देश विभाग के प्रमुख सचिव को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस विषम परिस्थिति में आउटसोर्स कर्मचारी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए वो उन्हें प्रणाम करते हैं।
माननीय हमारी जो सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा हर वर्ग का ख्याल रखती है और हमने ये तय किया है कि आउटसोर्स पर जो कर्मचारी है अनुकुशल कुशल जो कलेक्टेड रेट है उसका वेतनमान उन्हें मिले, यह निर्देश मैंने पीएस को दिए हुए हैं। बात करेंगे जबलपुर की। यहां भी कई मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया था। केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के दावे किए गए थे, लेकिन वक्त के साथ सरकार की अन्य घोषणाओं की तरह ऑक्सीजन प्लांट की योजना भी अब फाइलों में दबी हुई नजर आ रही है। सरकार के आदेश पर अमल तो हुआ, लेकिन सिर्फ इतना ही कि प्लांट के लिए प्लेटफॉर्म ही बनकर तैयार हो पाया। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की हुई किल्लत को दूर करने केंद्र सरकार के निर्देश पर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए गए थे और इसके तहत जबलपुर के जिला अस्पताल में भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश राज्य सरकार से मिले थे। और इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के जिला अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जो ऑक्सीजन प्लांट लगना है वह इसी जगह पर लगना है। यहाँ पर काम जो है शुरू हो चुका है। यहाँ जिला प्रशासन के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म जो है अभी बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म के बाद इस ऑक्सीजन प्लांट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। जब पूरी तरीके से शेड जो है बनके तैयार हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर DRDO के द्वारा ऑक्सीजन की मशीनें लगाई जाएंगी। 1 करोड़ की इस लागत वाले प्लांट की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी 570 प्रति सेकंड ऑक्सीजन जनरेट करने की कैपेसिटी है और इससे एक दिन में 120 जंबो सिलेंडर जो हैं वह रिफ़िल किए जा सकेंगे। इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से PM केयर फंड के जरिए बनने वाले इस ऑक्सीजन प्लांट की अगर हम बात करें तो इसका जो साइज़ है वह काफ़ी छोटा होगा और यह स्मार्ट वर्जन होगा, काफ़ी एडवांस होगा, ताकि जो ऑक्सीजन है वह तेज़ी से यहाँ पर बन सके। 15 दिन पहले कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले यहाँ पर एक एक्सपर्ट की टीम पहुँची थी और उन्होंने इस जगह का चयन किया था। अब देखना यही होगा कि सरकार की घोषणा के बाद पैसों के अभाव में अटका ऑक्सीजन का ये प्लांट कब तक शुरू हो पाता है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। जबलपुर जिला अस्पताल में PM केयर फंड के नाम से जो घटना सामने आई थी उसकी खबर हमने दिखाई थी। और अब बात करेंगे प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर की। तो यहां पर कोरोना संक्रमण का ये हॉटस्पॉट रहा। यहां भी ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों ने दम तोड़ा। वहीं प्रदेश सरकार ने अब फैसला लिया है कि जो भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएगा उसे 50% सब्सिडी दी जाएगी। राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड सेंटर में भी 2.5 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 40 टन ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक ये तैयार नहीं हो पाया है। वहीं पिछले दिनों प्रशासन ने शहर के हॉस्पिटल संचालकों के साथ बैठक ली थी, जिसमें 21 निजी प्लांट में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल इन हॉस्पिटल में भी अब तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हो पाए। लेकिन नेता और मंत्री अपने दावों से नहीं थकते। जो ऑक्सीजन प्लांट सेपरेट लगाएंगे उनको 50% की सब्सिडी सरकार दे रही है, तो उनको जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे। और भविष्य को तीसरी जो वेव आने वाली है, हम निःशुल्क 15-20 हज़ार की जांच हमने राधा स्वामी सत्संग में कोविड पोस्ट सेंटर खोल दिया है और वहाँ बच्चों के लिए भी 200 का कर रहे हैं। राधा स्वामी में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। 1200 बेड तक का पूरा मरीजों के लिए यहाँ पर था और एक समय में पूरा भर भी गया था। अब धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो गया है। 2200 करीब मरीज यहाँ पे भर्ती किए गए थे, जिसमें से 1700-1800 हमने डिस्चार्ज कर दिए हैं और आज की तारीख में 350 मरीज हैं यहाँ पर। इस बीच खजुराहो से बड़ी खबर, जहां कोरोना कर्फ्यू पालन कराने के लिए पुलिस पर हमला हुआ है। भीड़ ने आरक्षक और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस वहां पहुंची हुई थी कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए और इस दौरान हमला हुआ है। बाजार बंद करने को लेकर विवाद हुआ। डायल 100 के आरक्षक और ड्राइवर पर लाठी डंडे बरसाए गए। डायल 100 की टीम जान बचाकर मौके से भागी है। राजनगर तहसील के जमपीली गांव की घटना है। तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस वालों पर हमला किया गया। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी। बाजार बंद कराने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें खजुराहो से, जहां पर पुलिस पर हमला हुआ है।
डायल 100 की टीम पर हमला किया गया। राजनगर तहसील के जमपुली गांव की घटना है। देखिए किस तरीके से पुलिस को पीटा जा रहा है, हमला किया जा रहा है। भीड़ ने आरक्षक और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। दुकान बंद करा दी। काय पे हाथी दिया आप? तो लाठी डंडे तक बरसाए गए पुलिस पर। राजनगर तहसील के झुमपुली गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। खजुराहो से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने गई पुलिस पर हमला किया गया। भीड़ ने आरक्षक और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की। काय पे मारो भाई साहब? काय भाई साहब? काय पे मारो? दुकान बंद करा दे। हैं? दुकान बंद करा दे। काय पे हाथी दिया आप? तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं F24 पर। खजुराहो से जहां पर कोरोना कर्फ्यू पालन कराने गई पुलिस पर हमला किया गया। तो भीड़ ने आरक्षक और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी है। बाजार बंद कराने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। शशांक हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशांक, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उसमें साफ पता चल रहा है किस तरीके से हौसले बुलंद है, पुलिस तक को पीट दिया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है ये शाम 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। और जो डायल 100 टीम के साथ जो बमीठा थाना का जो आरक्षक संपाल था वो भी साथ में मौजूद था। और जहां जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस है तो उसके बाजार है उनको बंद रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 दिन पहले राजनगर में भी एक विवाद हुआ था, उसमें जो कि दुकानों को लेकर हुआ था, एक ग्राहक को लेकर के, जिस तरह से लोग दुकान हाफ शटर लेकर के खोल के बैठे रहते हैं, तो उसी तरह से लोगों ने देखा होगा और शटर डाउन के लिए बोला होगा। और उस तरह से इसमें एक बात जो सामने आ रही वो ये भी आ रही है कि जो आरक्षक का डंडा है वो कहीं ना कहीं गांव के किसी सदस्य को लग गया था और जिसके कारण से जो विवाद है ये पूरा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो एक शख्स है जो हल्लरपुरी जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको लेकर के विवाद हुआ है, जिसके सर पे डंडे से उसको हल्की चोट भी आई थी। और वहाँ पे जो कुछ लोग थे उन्होंने जो आरक्षक संपाल था उसके ऊपर डंडे और लाठियों से वार करना शुरू कर दिया था। और संतपाल अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने को लेकर के किसी घर में आसपास में ही जो एक घर था वहां जाके पहुंचा और उसको लगातार उसकी जो पिटाई की जाए थी और गांव के ही लोगों ने ही संतपाल को बचाया। जिस तरह की स्थिति थी तो जो डायल 100 का जो ड्राइवर था उसने देखा कि लोग उसको भगा रहे हैं पीछे लाठी डंडे लेकर के, तो उसने जो आरक्षक है उसको अपनी वैन में बिठाया और वहां से जो भगाने में कामयाब रहा। जी शशांक, आप पूरी कहानी जानना चाहेंगे क्योंकि प्रदेश बहुत बड़े संक्रमण काल से गुजरा है, काफी मौतें भी हुई हैं पूरे देश समेत मध्य प्रदेश में भी मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन जिस तरीके से ये व्यवहार सामने आया है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई में जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं या पुलिस ने कहीं ऐसी कोई सख्ती कर दी करते वक्त ऐसी कोई गलती की जिसकी वजह से पूरा हादसा पूरी घटनाक्रम बना है? हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार एक साल से अधिक तो कोविड का असर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर है इसमें करीब 1 महीने से अधिक का समय है जब लोग काम व्यवसाय ठप है, तो कहीं ना कहीं लोग क्या है अपने गुजारे को लेकर के जिस तरह से दुकान है अपने घर में दुकान बना करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो हाथ सदर करके किसी न किसी तरह से ग्राहक को या उसको आप लोहित करने के लिए शटर अब कर लेते हैं। और जिस तरह से डायल 100 की टीम है तो पेट्रोलिंग करती रहती है गांव जा करके, तो कहीं ना कहीं आरक्षकों ने देखा होगा कि शटर अप होगा या एक साथ कई दुकान खुली हुई होगी, तो इन्होंने जो आरक्षक है और डायल 100 की टीम है तो समझना होगा शशांक, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो अधिकारी कर्तव्य कर रहे हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं उस पर अगर इस तरीके से हमले होते हैं तो आगे किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप।
मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए एब्स 24 के साथ। नमस्कार।